carried out large-scale strikes on Venezuela overnight. He says late last night and early today, at my direction, the United States Armed Forces conducted an extraordinary military operation in the capital of Venezuela. Ground, so there you've got Saudi, Iran, Iraq, all of the usual suspects. But the biggest of all, and this is according to various different sources, the biggest of all is Venezuela. तो अब तक जो वेनेजुएला में हो रहा है वो तो आपने देख ही लिया होगा। तो इस वीडियो का मकसद ये नहीं है कि हम वापस उसे एनालाइज करें। वेनेजुएला में जो हो रहा है उसकी हम बात करेंगे, थोड़ी सी बात करेंगे, बट एंड में बात करेंगे। तो अभी जो इस वीडियो का मकसद है, वो जो फोकस है वो ये रहेगा कि हम देखेंगे कि कैसे यूनाइटेड स्टेट्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका पे अपना इन्फ्लुएंस चाहता है और क्यों चाहता है, और उन्होंने इस इन्फ्लुएंस को बनाए रखने के लिए टाइम टू टाइम जो उन्होंने एक्शंस लिए हैं हम उसे एनालाइज करेंगे। तो वेनेजुएला ऐसा पहला इवेंट नहीं है जब यूएसए ने नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में अपना इन्फ्लुएंस बनाने के लिए ऐसा कोई भी स्टेप लिया हो। इससे पहले कि हम ये समझें कि उन्होंने क्या स्टेप्स लिए हैं, कैसे लिए हैं और कब कब क्या हुआ था, एक टाइमलाइन के से हम देखेंगे। हम ये समझ लेते हैं कि ये किस प्रिंसिपल, जिसको आपने अभी तक सुन ही लिया होगा, मोनरो प्रिंसिपल। तो जो मोनरो प्रिंसिपल है वो 1823 में पहली बार यूएस के उस वक्त जो करंट प्रेसिडेंट थे जेम्स मोनरो ने कॉइन किया। उस वक्त जो उनका मकसद था इस प्रिंसिपल के बिहाइंड वो ये था कि किसी भी तरह के यूरोपियन पावर्स का इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए नॉर्दर्न या सदर्न अमेरिका के कॉन्टिनेंट्स में। धीरे धीरे चलते चलते 100 साल बाद वह इन्फ्लुएंस ना सिर्फ यूरोप की किसी पावर पे आया हुआ, बल्कि किसी भी तरह की एक्सटर्नल पावर का इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अमेरिका के सिवाय, उसको एक्सटेंड किया गया। और अभी जो ट्रम्प एक कोरोलरी उसमें ऐड हुई है उसके अकॉर्डिंग ना सिर्फ किसी एक्सटर्नल पावर का इन्फ्लुएंस होना चाहिए नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में, बल्कि किसी नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के किसी देश के किसी पॉलिटिकल लीडर जो कि यूएसए के खिलाफ, यूनाइटेड स्टेट्स के खिलाफ स्टैंड लेगा, वो भी यूएसए को मंजूर नहीं होगा। तो ये इस वक्त जो करंट मोनरो पॉलिसी है वो इस पे चल रही है। तो इसी पे चलते चलते हम आगे देखेंगे कि जो टाइम लाइन है हमने उसमें 5 ऐसे इवेंट्स पिक किए हैं जिसमें यूएसए ने या तो किसी मिलिट्री अपनी आर्म फोर्स का यूज़ करके या फिर कोवर्टली यानी कि सीआईए के थ्रू नॉर्थ अमेरिकन और साउथ अमेरिकन नेशंस में रिजीम चेंज ऑपरेशंस किए हैं ताकि उनमें यूएसए का इन्फ्लुएंस बना रहे। तो जो 5 इवेंट्स हमने चुने हैं वो है, जो पहला इवेंट है 1954 में ग्वाटामाला का कूप। उसके बाद जो अगला इवेंट है वो है 1961 का बे ऑफ पिग इन्वेजन्स इन क्यूबा। जो उसके बाद अगला इवेंट हम देखेंगे वो होगा 1973 का चिलियन कूप। और जो उसके बाद का इवेंट है वो है होगा 1983 का ग्रेनाडा में जो यूएसए इन्वेजन ऑफ ग्रेनाडा। और जो फाइनल इवेंट हम देखेंगे वो होगा 1989 का यूएसए इन्वेजन ऑफ पनामा। तो जो हमारा पहला इवेंट है वो है 1954 का ग्वाटेमालन कूप। तो ग्वाटेमाला के उस वक्त के प्रेसिडेंट थे जेकोबो आर्बोनेस, जिनको यूएसए ने एक सीआईए ऑपरेशन के थ्रू एक कूप से बाहर कर दिया। तो अगर हम थोड़ी सी हिस्ट्री समझने की कोशिश करें तो ग्वाटेमाला एक ऐसी कंट्री है जो कि यूएस के स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस में आती है। लेकिन ग्वाटेमाला में एक राइज ऑफ कम्युनिज्म हो रहा था और इसकी वजह ये है, अगर आप ध्यान से देखिए तो 1949 के वक्त ही बहुत सारे देशों ने कम्युनिज्म अडॉप्ट करना शुरू कर दिया है। चाइना कम्युनिज्म की उसमें चला गया है, नॉर्थ कोरिया कम्युनिस्ट कंट्री बन गई है और बहुत सारे देशों में कम्युनिज्म की पावर फैल रही है, जिसके वजह से यूएस में बहुत ज़्यादा टेंशन बढ़ रही है। तो टेंशन इतनी ज़्यादा एक पॉइंट पे हो जाती है कि यूएस गवर्नमेंट अपने ही बहुत सारे अधिकारियों को टर्मिनेट कर देती है जॉब से। तो एक बहुत ही ज़्यादा डर का माहौल है यूएस में कम्युनिज्म के खिलाफ। और इसी बीच एक कंपनी है यूनाइटेड फ्रूट कंपनी, जो कि ग्वाटेमाला में काम करती है। यूनाइटेड फ्रूट कंपनी जो फ्रूट्स का काम करती है, ग्वाटेमाला बेस्ड कंपनी है। तो यूनाइटेड फ्रूट कंपनी के अगेंस्ट काम करते हैं जेकोबो आर्बेनिस। तो यूनाइटेड फ्रूट कंपनी यूएस गवर्नमेंट को लॉबी करती है ताकि वो जेकोबो आर्बेनिस को ओवरथ्रो कर दें, सो दैट कि वहाँ पे ग्वाटेमाला में प्रेफरेंशियल पॉलिसीज आ सके यूएस की कंपनीज के लिए। 1954 का ग्वाटेमाला कूप। अब हम देखते हैं 1961 का
बे ऑफ पिग ऑफ इन्वेजन। तो अगर हम 1961 के क्यूबा में जो हुए बे ऑफ पिग इन्वेजन की थोड़ी हिस्ट्री देखें तो हमें समझ में आएगा कि ये क्या स्टेप्स रहे, कहाँ से हम कहाँ पे आते हैं। तो फिदेल कास्ट्रो खुद एक अमेरिकन बैक डिक्टेटर को हराकर हवाना में सरकार जीतते हैं, क्योंकि फिदेल कास्ट्रो बहुत ही फेमस हैं क्यूबन पॉपुलेशन के बीच। वो बहुत ही उनको सपोर्ट मिलता है क्यूबा की पूरी पॉपुलेशन से। और लेकिन ये देखकर अमेरिकन गवर्नमेंट खुश नहीं है कि उनके पपेट को वहाँ से हटा दिया गया है। तो वो एक बहुत सारे क्यूबन एग्जाइल्स को ट्रेन करते हैं और उन्हें ट्रेन कराया जाता है एक इन्वेजन के लिए। तो जॉन एफ कैनेडी इसका ऑर्डर देते हैं और क्यूबन एग्जाइल्स जो हैं उनको एक मिशन, एक यूनिट 2506 के अंदर ट्रेन किया जाता है और उनका मकसद रहेगा क्यूबा में लैंड होकर वहाँ की सरकार का तख्ता पलट करना। लेकिन जॉन एफ कैनेडी आखिरी मोमेंट पे लैंडिंग पॉइंट को ट्रिनिडाड से बे ऑफ पिग पे चेंज कर देते हैं। बे ऑफ पिग एक अच्छा लैंडिंग पॉइंट नहीं है बहुत सारी नेचुरल रीजंस की वजह से। तो जब क्यूबन फोर्सेस का सामना होता है इन क्यूबन एग्जाइल्स के साथ, तो नंबर बहुत ही आउटवे है कि बहुत सारों की डेथ होती है और बहुत सारे क्यूबन एग्जाइल सरेंडर कर देते हैं। और ये इकलौता ऐसा ऑपरेशन है इन पांचों इवेंट्स में जो कि रिजीम चेंज नहीं कर पाया, ये ऑपरेशन फेल हो जाता है। तो जो अगला इवेंट होगा जिसकी हम बात करेंगे वो होगा 1973 का चिलियन कूप। तो चिलियन कूप में 1973 में अगोस्टो पिनोशेट सीआईए की हेल्प के मदद से चिले के डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेसिडेंट को ओवरथ्रो कर देते हैं। पब्लिक सपोर्टेड फिगर थे जो कि सोशल और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेकर आ रहे थे, लैंड रिफॉर्म्स लेकर आ रहे थे और एजुकेशन एक्सेस बढ़ा रहे थे लोगों का। उनका मकसद था सोशल इनक्वालिटी को रिड्यूस करना। को मोटिवेटेड था इस बात से कि अमेरिकन कंपनीज को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था चिले में, और चिले की गवर्नमेंट के अगेंस्ट यूएस कंपनीज लॉबी करती हैं अगेंस्ट टुवर्ड्स यूएस गवर्नमेंट की मदद से जब पिनोशे ओवरथ्रो कर देते हैं डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट को, तो वो लगभग 20 साल तक लोगों को टॉर्चर करते हैं, बहुत तरह की अट्रॉसिटीज करते हैं। लेकिन यूएस कंपनीज का फायदा हो रहा था, बहुत सारी टेक जाइंट्स और फूड एंड बेवरेजेस कंपनीज का फायदा होता है, क्योंकि पिनोशे की जो गवर्नमेंट है वो इनको प्रॉफिट पहुंचाने के लिए रूल्स और रेगुलेशंस में चेंजेस लाती है। तो ये था चिलियन कूप। अब इसके बाद हम बात करते हैं 1983 यूएसए इन्वेजन ऑफ ग्रेनेडा की। तो 1983 में यूएसए और कैरेबियन नेशंस की कोलिशन फोर्स इन्वेट करती है ग्रेनाडा को, और वहाँ पे जो उस वक्त गवर्नमेंट थी पीपल्स रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट, उसके जो प्राइम मिनिस्टर थे मॉरिस बिशप, उनको ओवरथ्रो कर दिया जाता है और लेटर एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। उनकी जगह पर एक रेवोल्यूशनरी मिलिट्री काउंसिल स्टैब्लिश की जाती है और हडसन ऑस्टिन को का चेयरमैन अपॉइंट किया जाता है। क्योंकि इस इन्वेजन में क्यूबा के भी बहुत सारे गार्ड्स मारे जाते हैं, तो फिडेल कैस्ट्रो भी इस मामले में इन्वॉल्व रहते हैं, जिनकी बात हमने क्यूबा के वक्त की थी। तो पनामा इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि पनामा में वर्ल्ड का एक मेजर ट्रेड चोक पॉइंट है। एक ट्रेड चोक पॉइंट वो एरिया कहा जाएगा जो कि एक सी राउट के रास्ते में पड़ता है और एक नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड से घिरा हुआ है दो तनों से। जैसे कि तो जो वर्ल्ड के दो मेजर ट्रेड चोक पॉइंट्स हैं उनमें से एक है सुएज कैनाल और दूसरा है पनामा कैनाल। तो ये समझा हमने अब तक पनामा का बैकग्राउंड। अब आगे देखते हैं 1989 के यूएसए इन्वेजन ऑफ पनामा में क्या होता है। तो पनामा के प्रेसिडेंट उस वक्त है मैनुअल नोरिएगा। मैनुअल नोरिएगा खुद एक डिक्टेटर है जो कि यूएस बैक्ड हैं। मैनुअल नोरिएगा एक और डिक्टेटर के मरने के उपरांत वहाँ के पनामा के रूलर बनते हैं। और जो यूएसए का इन्वेजन है ये एक बहुत ही बड़ी फोर्स रहती है आफ्टर वियतनाम वॉर, जो कि एक कंट्री को इन्वेट करती है। अगर हम मैनुअल की हिस्ट्री देखें तो मैनुअल, जैसे कि मैंने बताया, एक डिक्टेटर के मरने के बाद खुद वहाँ के नए रूलर बनते हैं। डिक्टेटर बनने के बाद वो बहुत ही लैविश लाइफस्टाइल जीते हैं। बहुत ही तरह के करप्शन स्कैंडल्स उनके नाम के ऊपर हैं। एक नॉर्मल जैसे डिक्टेटर्स लाइफ जीते हैं वो जीते हैं। ये भी मानना है कि वो यूएस बैक थे, यानी कि उनकी रिजीम में आने के पीछे यूएस का भी एक बहुत बड़ा हाथ था। लेकिन थोड़े समय के बाद मैनुअल नोरिएगा ड्रग ट्रैफिकर्स के साथ मिल जाते हैं और यूएस के अगेंस्ट काफ़ी बोलना शुरू कर देते हैं। यूएस के लिए पनामा एक बहुत ही मेजर प्लेस है और यहाँ तक कि पनामा कैनाल के बनने में भी यूएसए का रोल था। यूएसए की कंपनीज ने ही पनामा कैनाल को बनाया है। यह देखते हुए सीनियर बुश डिसाइड करते हैं कि यूएसए अब पनामा को इन्वेड करेगा। लगभग 25,000 प्लस यूएस आर्म फोर्सेस पनामा को इन्वेड करती हैं, क्योंकि पनामन फोर्सेस यूएस वर्ल्ड की स्ट्रॉन्गेस्ट आर्म फोर्सेस है, उनके सामने ज़्यादा टिक नहीं पाती है और कोलैप्स कर जाती है। मैनुअल नोरिएगा सेंट वेटिकन सिटी की एम्बेसी में छुपे रहते हैं, बट लेटर उन्हें कैप्चर कर लिया जाता है और फ्लोरिडा भेज दिया जाता है।
तो ये पांचों इवेंट्स हमने देख लिए हैं, एनालाइज कर लिए हैं। इसके बाद हम वापस अभी करंट सिचुएशन पे आते हैं। तो करंट सिचुएशन में अगर वेनेजुएला पे भी हम मोनरो प्रिंसिपल, यानी कि जिस मोनरो प्रिंसिपल के बारे में हमने शुरुआत में बात की थी, अगर हम वापस उसी मोनरो प्रिंसिपल को वेनेजुएला के केस पे अप्लाई करें तो वेनेजुएला में भी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस था। अगर आप रिसेंटली ही देखें तो जिस दिन मडूरो कैप्चर हुए हैं उसके एक दिन पहले ही वो एक चाइनीज़ डेलीगेशन से मिलते हैं। जो सेकंड फैक्टर है, जो ट्रम्प कोरोलरी ऐड हुई है, तो अगर आप देखें ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में जो चेंज किया है मोनरो प्रिंसिपल में, तो वो ये था कि कोई इंटरनल फैक्टर भी हम नहीं रहने देंगे। अगर आप देखें तो मडूरो खुद एक बार ट्रम्प को कई बार पब्लिक रैलीज में चैलेंज करते हैं। Aquí lo espera el Miraflores. No hace tarde en llegar, cobarde. तो अगर आप मोनरो प्रिंसिपल से ही देखें तो इन दोनों तरह से ही दोनों जो मोनरो प्रिंसिपल की कंडीशंस हैं वो वेनेजुएला के केस में सेटिस्फाई होती हैं। तो डेमोक्रेसी को आना ही था, ये बहुत ही ऑब्वियस हो गया था। और जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, ये अमेरिका का बैकयार्ड है। जिस तरह की रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड क्यों किया, क्योंकि जो फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स हैं उनको रशिया अपना बैकग्राउंड मानता है, जैसे कि इंडिया इंडियन सब कॉन्टिनेंट को अपना बैकग्राउंड मानता है, अपना स्ट्रेटेजिक बैकग्राउंड। उसी तरह से यूएस के लिए वेस्टर्न हेमिस्फीयर उसका स्ट्रेटेजिक बैकग्राउंड है।